नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में गणित से संख्या पद्धति को देखेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके आगामी आने वाले CGPSC प्यून परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति, ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके MCQ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या पद्धति, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये बात ये आता है दोस्तों कि संख्या पद्धति होता क्या है, ठीक है। तो देखिए संख्या पद्धति यानी कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों संख्या पद्धति को उनके गुणों के अनुसार निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो संख्या पद्धति है दोस्तों उनको उनके गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक संख्या मतलब होता है दोस्तों नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, ठीक है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी वस्तु व्यक्ति को गिन सकते हैं उसे ही दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर n, ठीक है, इसे हम n से दर्शाते हैं। तो n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये दोस्तों जाता है अनंत तक, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 से ही गिना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या की कि पूर्ण संख्या होता क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी दोस्तों 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसे W से व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसे W से दर्शाया जाता है दोस्तों, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर ये दोस्तों कहाँ तक जाता है अनंत तक जाता है, ठीक है। ये सभी हमारा होल नंबर, ठीक है, यानी दोस्तों पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर में पूर्णांक संख्या, ठीक है, कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। देखिए सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 4 5 9 0 -1 -5 -8 ये सभी होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो पूर्णांक संख्या होते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य और तीसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। आपको इनको भी याद रहना जरूरी है, ठीक है। जो पूर्णांक संख्याएं होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य होता है दोस्तों और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगले नंबर में देख लेते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। यानी दोस्तों सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या या इसे इंग्लिश में दोस्तों रियल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए देखें जैसे 7/12, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है। 13/11 136, ठीक है, और 13.19, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। अगले नंबर में बात कर लेते हैं दोस्तों 5वें नंबर में परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो Q का मान रहता है, ठीक है, जो P होता है दोस्तों वो अंश में रहता है, ठीक है, जो P रहता है दोस्तों वो अंश में रहता है और जो Q रहता है दोस्तों वो हर में रहता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना चाहिए कि जो ऊपर वाले होते हैं वो अंश होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं दोस्तों वो हर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो जो परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों, इसमें जो क्यू का मान रहता है, यानी कि जो हर का मान रहता है दोस्तों, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जो क्यू का मान यानी कि जो हर का मान जो जीरो हो जाएगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसके आप उदाहरण देख सकते हैं। 3/5 हो गया, 9/3 हो गया, -4/3 हो गया, 5/17 हो गया दोस्तों। ये सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 6वें नंबर में अपरिमेय संख्या। ठीक है, कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, वैसी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें अनुपात के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिन्हें दशमलव, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर √2, √3, √5, √6, ठीक है, ये सभी क्या होंगे? हमारा एक अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर √2, ठीक है, लेकिन आपको बोल दें दोस्तों कि √4 है, ठीक है, √2, √3 ये सभी हमारा अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन जो √4 है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जो √4 का मान 2 होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो √4 का मान 2 होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों जो √4 होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो √2 है दोस्तों, √3, √6, √5, ठीक है, √7, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 7वें नंबर में सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या आप सभी को पता होगा कि वे संख्याएं होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या दोस्तों जो 2 से क्या होते हैं? पूरी पूरी क्या हो जाते हैं? भाग चले जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक सम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या होंगे दोस्तों? 2 से पूरी तरह से भाग चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये सभी हमारा सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अगले नंबर में आ जाते हैं दोस्तों विषम संख्या। कि विषम संख्या होता क्या है? देखिए, विषम संख्या दोस्तों वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। ठीक है, उन्हें कहेंगे दोस्तों विषम संख्या। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता। ठीक है, या फिर दोस्तों बोल सकते हो जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते होंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगे दोस्तों? ये 2 से भाग जाते हैं क्या? नहीं जाते। ठीक है, तो इसी कारण ये विषम संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों 9वें नंबर में भाज्य संख्या। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं दोस्तों स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप दोस्तों आप देख सकते होंगे, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए दोस्तों, जो 4 है, ठीक है, जो स्वयं से तो विभाजित होती है, ठीक है, तथा 1 से तो विभाजित होती है, साथ ही दोस्तों ये 2 से भी विभाजित होती है। ठीक है, तो इसी कारण ये हमारा कौन सी संख्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 6 देख सकते दोस्तों, जो स्वयं से तो विभाजित होती है, ठीक है, एवं 1 से तो विभाजित होती है, ठीक है, एवं 3 से भी विभाजित होती है, ठीक है, 2 से भी विभाजित होती है। ठीक है, तो इसी कारण ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों भाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार 8 हो गया दोस्तों, 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सभी दोस्तों भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 10वें नंबर में बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, ठीक है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि दोस्तों 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो जो 2 है दोस्तों, वो 2 से तो विभाजित होंगे, मतलब स्वयं से तो विभाजित होंगे,
तथा 1 से विभाजित होंगे लेकिन किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 11वें नंबर में सह अभाज्य संख्या, ठीक है, कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन दो संख्याओं का मस यानी कि दोस्तों जो महत्तम समावर्तक है वो HCF, ठीक है, महत्तम समावर्तक HCF एक होता है, ठीक है। ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि सह अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि दोस्तों जिन संख्याओं का जो मस होता है वो एक होता है, ठीक है, ऐसी संख्याओं का सह अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं 9 और 25, ठीक है। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और 9 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसे क्या लिख सकता हूँ? 25 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर 3 है, इसमें 5 है, तो ये अलग हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जिन दो संख्याओं का मस, तो इन देखिए जब 9 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो ये 9 गुणा 1 होगा, और 25 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो ये 25 गुणा 1 होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो मस है, ठीक है, वो एक आ रहा है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ये जो संख्या होंगे वो सह अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके MCQ प्रश्न को, ठीक है। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, ये जो CGPSC एवं CGVAPM में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पहला में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा बड़ी धनात्मक विषम संख्याओं का योग होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या? 10, एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें दोस्तों तो ये होती है 99, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न में ये पूछा है दोस्तों कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होती है दोस्तों क्या? 11 होता है, ठीक है। एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99 ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनका योग पूछा है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्याओं का योग। तो 11 और 99 का योग करेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है हमारा, देखिए 10 और 1 11, तो 110, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 2 में पूछा गया दोस्तों कि 10 से 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा, ठीक है। देखिए 10 से 20 के मध्य आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 10 और 20 के बीच में, ठीक है, आने वाली विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आ जाता है 11, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 13, उसके बाद आ जाते हैं 15, उसके बाद आ जाते हैं 17 और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 19, ठीक। ये हो गया दोस्तों हमारा 10 और 20 के बीच आने वाली विषम संख्या है, ठीक है। तो हमें इनका योग करना है। तो देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों, जो 11 होता है और 19 होता है इनका योग हो जाता है 30, ठीक है। और 13 होता है और 17 होता है दोस्तों, इनका योग हो जाता है 30 और 15, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 30 और 30 60 हो गया, 60 और 15 हो गया दोस्तों 75, ठीक है। तो 11 13 15 17 और जो 19 का जो योगफल हो जाएगा दोस्तों 75 यानी कि 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से विषम संख्याओं का बढ़ते क्रम कौन सा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्रम दिया गया है। देखिए बढ़ते क्रम मतलब दोस्तों यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े की ओर, ठीक है, छोटी संख्या से लेकर दोस्तों बड़ी संख्या की ओर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 41 47 33 55 और 51। तो सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको एक बार देख लेना है कि इसमें विषम संख्या है कि इसमें और सम संख्या भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 41 है 47 है 33 है 55 है 51 है, यानी कि दोस्तों इनमें सबसे यहाँ पर सभी संख्या क्या है दोस्तों? विषम संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बढ़ते क्रम में लेंगे। तो बढ़ते क्रम में मतलब ये होता है कि छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 33 है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 41 है,
उसके बाद 47 है, ठीक है, उसके बाद 51 है, उसके बाद 55 है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए 33, 41, 47, 51 और 55, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो एक देखिए 33, 41, 47, 51 और 55, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा, ठीक है। प्रश्न चौथा में ये पूछा गया है कि किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा है कि किसी भी विषम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई विषम संख्या क्या है, एक है। तो एक विषम संख्या जब हम इसमें एक जोड़ते हैं दोस्तों तो ये 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों और एक विषम संख्या होता है 3, ठीक है। जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है 4, ठीक है। जैसे कि दोस्तों और एक विषम संख्या होता है 5, ठीक है। जब हम इसमें एक जोड़ते हैं दोस्तों तो ये प्राप्त होता है 6। यानी दोस्तों जब भी हम विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो ये क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी है वह संख्या पुनः विषम संख्या बन जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या बनती है, सम संख्या बनती है, ठीक है। ऑप्शन सी है दोस्तों वह संख्या सम संख्या बन जाएगी, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी अगर विषम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो वो मान होगा दोस्तों वो सम संख्या में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पांचवा, ठीक है। प्रश्न पांचवा में ये पूछा गया है कि किसी सम संख्या में एक जोड़ने से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किसी भी अगर सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि कोई सम संख्या है 2, ठीक है। जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों और एक सम संख्या ले लेते हैं 4, ठीक है। जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो ये 5 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों और एक सम संख्या लेते हैं 100, ठीक है। जब हम इसमें एक जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 101, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम किसी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो ये सभी क्या निकल रहे हैं, विषम संख्या बन रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों वह सम संख्या बन जाएगी, ये गलत होगा, क्योंकि जब हम सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो क्या बन रही है, विषम संख्या बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, वह विषम संख्या बन जाएगी, ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो संख्या विषम संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न छठवां, ठीक है। प्रश्न छठवां में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो उनमें से जो विषम संख्या कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में 10, 26 और 32 है, जो कि दोस्तों इनमें से पूरे के पूरे सम संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें विषम संख्या लगाना है, ठीक है, मतलब विषम संख्या हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 3, 13, 40। देखिए ऑप्शन बी है दोस्तों 3, 13, 40। तो जो 3 है वो विषम है, ठीक है। 13 है दोस्तों ये भी विषम है, लेकिन जो 40 है दोस्तों ये सम संख्या है, तो इसी कारण ये हमारा गलत होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इनमें से 2 संख्या विषम है और एक सम संख्या है, तो हमें पूरा का पूरा क्या निकालना है, विषम संख्या निकालना है। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा दोस्तों। ऑप्शन सी है 11, 15, 17। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से जो 11, 15 और 17 है दोस्तों पूरे के पूरे क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न सातवां। प्रश्न सातवां ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछे, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे दोस्तों तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। लेकिन दोस्तों हमें प्रश्न में ये पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बोले तो ये 10 ही होता है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या मतलब होता है दोस्तों 10 ही होता है, ठीक है, सम संख्या 10 ही होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बोले दोस्तों तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होता है दोस्तों क्या होता है, 98 होता है, ठीक है। तो इनका अंतर पूछ रहे हैं, तो अंतर हो जाएगा दोस्तों 98 माइनस क्या 10, ठीक है। तो इसका जो अंतर हो जाएगा दोस्तों 88, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी
और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का जो अंतर होगा वो 88 होगा, 88, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 8वां, ठीक है। प्रश्न 8वां ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 99, ठीक है। लेकिन हमें 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पता लगाना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बात करें दोस्तों तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 ही होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होती है दोस्तों 98, ठीक है। कितना होता है 98। जब हम इनका योग करेंगे, ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा है कि इनका योग बताइए, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों सम संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होती है दोस्तों 98। तो इनका जो योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा दोस्तों 108, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्याओं का अंतर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्याओं का अंतर हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें तो 99 होती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ में प्रश्न में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होती है दोस्तों 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होती है दोस्तों 99 होती है, ठीक है। तो इनका अंतर हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो इनका अंतर कितना होता है दोस्तों 88 होता है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो 88 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में ये पूछा गया है कि निम्न में से घटते क्रम सम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों घटते क्रम सम संख्या हमें पता लगाना है और यहाँ पर हमें उस भाग्य दे दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 66, 42, 78, 56, 12 ये सभी क्या है दोस्तों सम संख्या है, ठीक है। तो हमें इनका क्या करना है घटते क्रम करना है, ठीक है। तो जब आप घटते क्रम हैं बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या की ओर लेना, ठीक है। जब हम घटते क्रम में लेते हैं तो बड़ी संख्या से लेकर छोटी संख्या की ओर आते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 78 है, ठीक है। क्या है 78 है और इससे छोटी क्या है दोस्तों 78 से छोटी क्या है 66 है, ठीक है। और 66 से छोटी है दोस्तों 56, ठीक है। और 56 से छोटी है दोस्तों क्या 42 और 42 से छोटी है क्या दोस्तों 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस जो सम संख्या का जो घटते क्रम हो जाएगा 78, 66, 56, 42, 12, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों ऑप्शन सी में है। देखिए 78, 66, 56, 42, 12 ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों घटते क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए यार क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियो आगे भी इस तरह से बनाते रहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है।